हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं इस वक्त KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर। मैं हूं शिवाय आपके साथ में। और जैसा कि आपको पता है कि ये रेडियो स्टेशन, ये संस्थान डेडिकेटेड है आपको, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं और आपके बीच में लेकर के आते रहते हैं ऐसे कार्यक्रम जो आपके स्वास्थ्य को दिन प्रतिदिन और बेहतर बना पाएँ। और इसी कड़ी में, इसी सीरीज़ में एक और हेल्थ सेगमेंट में हम लोग आ गए हैं, एक और आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रोग्राम में हम लोग आ गए हैं। और इस बीच हमारे बीच में पधारी हैं डॉक्टर पुष्पलता शंखवार जी, जो कि KGMU में प्रोफेसर हैं ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में। मैम, आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है हमारे स्टूडियो में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर समस्या जो आजकल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है हमारी महिलाओं में। जी। तो उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी देना चाहेंगे अपने श्रोताओं को, ताकि वो इससे लाभान्वित हों और अगर उनको इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं तो वो समय पे अपना इलाज पा सकें। जी 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 मैम, क्या है वो समस्या, आप बता भी दीजिए क्या है वो समस्या। जी जी, आज हम लोग बात करने वाले हैं एंडोमेट्रियोसिस पे। जी। एंडोमेट्रियोसिस एक महिलाओं में होने वाली समस्या है और आज के दिन जो है 1 मार्च को पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड एंडोमेट्रियोसिस डे। अब इस वर्ल्ड एंडोमेट्रियोसिस डे को मनाने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, ये भी जान लेते हैं। मैम, सबसे पहले हम जाने कि एंडोमेट्रियोसिस है क्या, हमको तो ये नहीं पता एंडोमेट्रियोसिस क्या है। जी। एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जिसमें कि जैसे आप सभी लोगों को पता है कि महिलाओं में हर महीने माहवारी होती है। जी। और वो माहवारी एक नेचुरल फिनोमिना है। जी। लेकिन कुछ महिलाओं में वो जो जहाँ से माहवारी का स्राव होता है, जी। वो टिश्यू अपनी ओरिजिनल जगह पे ना होके शरीर के और जगहों पे हो जाता है, उसके टिश्यूज़ वहाँ पे इम्प्लांट हो जाते हैं और वहाँ पर फिर मेंस्ट्रुएशन होने लगता है, मतलब रक्त का स्राव वहाँ अंदरूनी पेट के अंदर होने लगता है। तो वहाँ जब रक्त स्राव होता है तो वो बाहर निकलने की कोई जगह नहीं होती, तो वो जगह जगह अपने लीजन्स बना लेते हैं, इकट्ठा हो जाता है ब्लड, और जिससे महिलाओं में ये बहुत महिलाओं या किशोरियों में भी समस्या हो सकती है। तो उनको बहुत उसमें पीड़ा होती है, दर्द होता है जब भी माहवारी होती है, और उस माहवारी के आने से पहले ही ये पीड़ा की शुरुआत हो जाती है और वो माहवारी के दौरान और उसके बाद तक वो उसको दर्द लगातार बना रहता है पेट के निचले हिस्से में। हम सुनने में काफ़ी मतलब स्ट्रेंज लग रहा है, काफ़ी बड़ा भयभीत कर देने वाली लग रही है। और इसके बारे में इसको सुन करके जागरूकता भी होनी चाहिए। मेरे को लग रहा है ऐसा जानने की ख्वाहिश हो रही है, अंदर से क्यूरियोसिटी भी हो रही है कि ज़्यादा इसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंच पाए, जितने ग्रामीण क्षेत्र से लोग। अब देखिए, जैसे भी हमारी महिलाएं हैं वैसे बहुत ही अपनी बीमारी को ज़्यादातर छुपा के रखती हैं कि पुरुषों में कैसे हम उसको बताएं, कैसे उनके सामने इस बात का जिक्र करें कि हमें माहवारी की समस्या है, और वो अपने आप को दर्द को सहती रहती हैं। और बीमारी जब एडवांस हो जाती है तब वो हमारे पास आती हैं। तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़, किस तरह की माहवारी नॉर्मल है और किस तरह की माहवारी अगर आए तो वो एबनॉर्मल है। तो जब तक हमें ये पता नहीं रहेगा तब तक हम अपनी समस्या को सोचेंगे कि जो एबनॉर्मल है वही नॉर्मल है। जी। है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंडोमेट्रियोसिस के क्या क्या लक्षण होते हैं। हम कैसे पकड़ेंगे कि हमें ये एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो रही है। तो कुछ महिलाओं में ये होता है, महिलाओं में या बच्चों, जो यंग लेडीज़ हैं, उनको बहुत पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है जिसको कहते हैं डिस्मेनोरिया। ठीक है, डिस्मेनोरिया आज के ज़माने में सब लोगों को पता है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जो होता है, जब माहवारी दर्द के साथ आती है, उसको डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो ये एक मेजर लक्षण है इस बीमारी को पहचानने का। अगर थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त लायक है, आप अपना काम कर पा रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल दर्द की जैसा होता है, और वो 1-2 दवाई से कभी ठीक हो जाता है, कभी पेट की सिकाई कर लीजिए उससे ठीक हो जाता है। अगर ये दर्द लगातार बना रहे और समय के साथ हर माहवारी की साइकिल के साथ बढ़ता जाए, तो ये एक वार्निंग साइन है कि ये आपको इस तरह की समस्या हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर माहवारी में कोई साइकिल में गड़बड़ी आ जाए या जल्दी जल्दी माहवारी आ गई और ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुएशन होने लगा, ठीक है, वो इतना होने लगा कि वो अपना घर का काम नहीं कर पा रही लेडी,
और बच्चे नहीं संभाल पा रही, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, पेट में निचले हिस्से पे लगातार हल्का हल्का दर्द बना है और पीरियड जब आने वाला है तो एकदम से तेज़ दर्द भी हो जाता है, तो वो अपना काम करने में भी असमर्थ हो जाती है। इस तरह की समस्या अगर उनमें लक्षण मिल रहा है, या कई बार महिलाओं में इनफर्टिलिटी हो जाती है, जैसे कि जिनको बच्चे नहीं ठहर रहे हैं, कोशिश करने के बावजूद भी नहीं ठहर रहे हैं और नीचे से गंदे पानी का स्राव हो रहा है, तो अगर इस तरह का भी है तो भी उनको दिखाना चाहिए। और कई बार हम लोग जो देख रहे हैं, करीब जिनको इनफर्टिलिटी है उसमें 30 से 40% लोगों में एंडोमेट्रियोसिस निकल रही है। जब हम जांच करते हैं, उनकी दूरबीन विधि द्वारा जब जांच करते हैं तो उसमें ये समस्या निकल के आती है। कई बार किसी और समस्या के लिए हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं और पता चलता है पेट में एक अंडेदानी के पास एक ब्लड का गोला बना हुआ है, ब्लड का गोला बना हुआ है, जिसको सिस्ट बोलते हैं। तो वो ब्लड की अगर सिस्ट होती है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो चॉकलेट कलर का होता है, तो वो चॉकलेट सिस्ट हम लोग उसको बोलते हैं और मेडिकल भाषा में उसको एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं। तो अगर इस तरह का गोला भी अगर बन रहा है तो कई बार उसमें दर्द होता है, कई बार उसमें दर्द नहीं भी होता है, लेकिन अगर वो मिल रहा है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उससे हमें पहचान लगती है कि ये एंडोमेट्रियोसिस का सिस्ट बना हुआ है अंदर। तो ये कुछ लक्षण हैं जिससे हमें सावधान हो जाना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास अवश्य जाके दिखाएं। ओके। तो मैम किस तरीके की जांचें होती हैं इसके लिए? आपने प्राइमरी साइंस तो बता दी है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन ऐसा हो रहा है और लगातार हो रहा है, हर महीने ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर ये साइन ऑफ वार्निंग है, आपको जाना चाहिए, है ना? और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाए, हम तो बार बार कहते हैं ज़्यादा सही, क्योंकि प्राइवेट में आजकल लोग पहचान नहीं पाते हैं, है ना? तो फिर इसके बाद में कैसे, इसके लिए उपचार की क्या विधियां हैं और किस तरीके की जांच है, इसके बारे में बताएं। हाँ, तो जैसे जब हम मरीज से बातचीत करते हैं, जिसको हम हिस्ट्री टेकिंग बोलते हैं, तो उनसे हम निकलवाते हैं कि इनमें से जो लक्षण हमने बताए, क्या उसमें से कोई लक्षण हमें मिल रहा है, या उनको कई बार वो इनफर्टिलिटी के लिए आ रही हैं और जांच हम लोग जो जांच करा रहे हैं उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो और कुछ हम उनका चेकअप भी करते हैं, कुछ पेट पे हाथ रख के चेकअप कर रहे हैं, इंटरनल एग्जामिनेशन करके चेकअप कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनको हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए बोलते हैं कि आप एक जनरल अल्ट्रासाउंड करा के लेके आइए। अगर उसमें ब्लड का थक्का और इस तरह का अंदर कुछ मिल रहा है तो एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। यूट्रस की लाइनिंग कुछ गड़बड़ है, यूट्रस के अंदर भी अगर वो एंडोमेट्रियोटिक पॉइंट्स हैं, इम्प्लांट्स हैं, वो अल्ट्रासाउंड पे दिख जाते हैं। और सबसे जो इसका महत्वपूर्ण जांच है वो लेप्रोस्कोपी के विधि द्वारा है। लेप्रोस्कोपी मतलब हम दूरबीन से पेट के अंदर दूरबीन डाल के देखते हैं कि अंदर वो कोई गांठ है, या कभी छोटे छोटे पैचेस दिखते हैं, वो हमारे जो ट्यूब होता है, ओवरी होती है, मैक्सिमम तो ओवरी पे ये इम्प्लांट्स मिलते हैं और वहीं पर ये सिस्ट भी बन जाती है, जिसको हम लोग चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। और जब ये बनता है, ब्लड जो है यूट्रस से बाहर निकलने की बजाय वो पीछे की तरफ ट्यूब के थ्रू पेट में चला जाता है, तो वहाँ पर वो चिपकाव बना लेता है, मतलब आपस में एडेजन्स बना लेते हैं, जो अंदर के ऑर्गन हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। तो जैसे कई बार आते हैं उसमें चिपकी हो सकती हैं, कई बार ट्यूब चिपक गया, वहाँ आके ट्यूब बंद हो गया, कई बार आसपास के ब्लैडर है वहाँ पे वो चिपक गया, ओमेंटम आता है वो चिपक गया, पेरिटोनियम है वो आपस में चिपक गई। जो नॉर्मल एनाटॉमी है पेल्विस की, जो कि ज़रूरी होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, मतलब वो उसमें बनावटी चेंज हो जाता है, जिसके कारण से आगे प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत है। और इन एडिशंस के कारण उसको लगातार पेट में दर्द रहना, पेड़ू का दर्द रहना, लैट्रिन में प्रॉब्लम होना, मान लो कई बार वो इम्प्लांट्स रेक्टम के ऊपर भी हो जाते हैं, रेक्टम के अंदर भी अगर बीमारी चली गई तो उसको पेनफुल डेफिकेशन भी होता है, मतलब लैट्रिन करने में भी उसको पेन हो सकता है।
और लगातार हल्का हल्का पेन बना हुआ है। कई बार पेशाब में भी दिक्कत हो सकती है उसको, पेनफुल डिसयूरिया जिसको कहते हैं हम लोग, यूरिन करने में भी उसको पेन हो रहा है। तो ये इसके कुछ और एडवांस कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर समय से इसका इलाज हो जाए तो ये सब समस्याओं से बचा जा सकता है। काफ़ी गौर करने वाली बातें हैं मैम। लेकिन सबसे एक ज़रूरी चीज़ जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है कि आपने साइंस वगैरह बता दी है, उपचार करने की वो भी बातें बता दी मैम, ये होता क्यों है? क्या ये जेनेटिकली होता है या फिर कोई अनियमित दिनचर्या या फिर कोई किस वजह से? वजह देखिए, इसका मेन कई सारी थ्योरीज दी गई हैं। साइंस लगातार हमारी एडवांस हो रही है, तो उसमें कई सारी थ्योरीज दी गई हैं। तो मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो यही है कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो मेंस्ट्रुएशन बाहर की तरफ ना निकल के वो ट्यूब के थ्रू पेरिटोनियम में पेट के अंदर चला जाता है। और वो एंडोमेट्रियम जब शेड ऑफ होती है, जो अंदर की यूट्रस की लाइनिंग होती है, वो जब शेड होती है तो उसके कुछ टिश्यू उस फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, नली के थ्रू पेट के अंदर चले जाते हैं। और फिर वो वहीं पर जब हार्मोन, साइक्लिकल हार्मोन का इफेक्ट होता है तो वहीं पर वो ब्लीड कर जाते हैं और ब्लीड करके वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो एक ये रेट्रोग्रेड थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये है कि कुछ कुछ इम्प्लांट्स वहाँ पे ऑलरेडी किसी पेशेंट्स में डी नोवो जैसे तमाम सी बीमारियां हो जाती हैं, तो ऐसे कुछ पेशेंट्स में इस तरह की डी नोवो वहाँ बीमारी पैदा हो गई, उसके इम्प्लांट्स हैं और वो उस पर हार्मोन का इफेक्ट आया और वो वहाँ बीमारी बन गई। तो एक ये वाली है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी यूट्रस के अंदर कुछ चेंजेस हुए और उससे ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ भी हैं, जैसे कि इम्यूनिटी जिसकी बहुत अच्छी नहीं है और उसके अंदर कुछ जेनेटिक समस्याएं हैं जी। उनमें ये देखा गया है कि ये ज़्यादा कॉमन रहती हैं। और आजकल जो खान पान की समस्या और हमारा मोटापा और जो फास्ट फूड की जो एक चलन चला है, ये जो हमारा अनियमित खान पान है, इससे भी हमारी माहवारी गड़बड़ होती है और उससे इन टर्न फिर जब माहवारी गड़बड़ होती है तो एंडोमेट्रियोसिस की समस्या भी बढ़ सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं आज हम लोग मैम, एंड होपफुली कि जो लोग हमें सुन रहे हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से सुन रहे हो, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिलाएं, अगर पुरुष सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने और अपने घर जा कर के चाहे वो उनकी डॉटर यानी उनकी बेटी हो, चाहे उनकी वो पत्नी हो, सबके सामने खुल करके बात करें, क्योंकि खुल करके बात करने से ही आप आज सुरक्षित रह सकते हैं, सेफ़ रह सकते हैं और घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर मर्ज़ ऐसी है जो लोग एक दूसरे से झेप कर बता नहीं पाते। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो महिलाएं अपने मन की बातें कह नहीं पाती, कई बार अपने पति से भी वो शर्माती रह जाती हैं, घबराती रह जाती हैं। तो बहुत जागरूकता की ज़रूरत है। और कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जिनको डिस्मेनोरिया भी होता है, मतलब डिस्पेरियूनिया जिसको बोलते हैं, कि जब आपस में हस्बैंड वाइफ मिलते हैं उस दौरान महिला को बहुत पेन होता है इस बीमारी के कारण। तो ये भी एक सिम्टम है। ओके। और अगर फिर उसके बाद में पारिवारिक क्लेश शुरू हो जाते हैं आपके, और अगर महिला खुल के बात नहीं करेगी, इस चीज़ को नहीं बताएगी, तो उसको उचित इलाज नहीं होगा और वो स्टेज उसकी बढ़ती जाएगी। शुरू में जो शुरुआती दौर होता है उसमें उसको हल्का दर्द हो रहा है, कुछ थोड़ी अर्ली सिम्टम्स रहते हैं, और अगर उसको हम कंटिन्यूएशन में छोड़ दिया उसका बिना इलाज किए तो वो आगे और बढ़ सकता है। और ये ऐसी बीमारी है कि जब तक उसको मेंस्ट्रुएशन होता रहेगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी। तो बिल्कुल भी इग्नोर करने वाली नहीं है, बिल्कुल भी देर करने वाली नहीं है। जैसे ही लक्षण महसूस हो कृपया करके पधारें और जल्दी से जल्दी सही हो जाएं। मैम, क्या नुकसान है अगर किसी ने इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया कि चलो ठीक हो जाएगा, इधर उधर की मेडिकल स्टोर से दवाई खिला दी, दर्द की दवाई खा ली, कुछ ऐसे करके? जी, अगर मान लीजिए दर्द उसको बहुत असहनीय दर्द है और उसने दर्द का दवाई खा लिया या इंजेक्शन लगवा लिया और 1 महीने के लिए वो सुरक्षित हो गई, उसको दर्द नहीं हुआ, और फिर अगला महीना आया तो मान लीजिए अंदर वहाँ कोई इम्प्लांट है और वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है और वो इकट्ठा हो रहा है, तो धीरे धीरे करके वो बढ़ेगा और वो लोकली इन्वेजिव, इसको ये कैंसर नहीं है लेकिन कैंसर की तरह बिहेव करता है। और आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी इफ़ेक्ट कर लेता है। मान लीजिए ये ओवरी और ट्यूब के बीच में वहाँ पर ये एंडोमेट्रियोसिस पनप गई है और वो बढ़ रही है उसी जगह, तो उसी के आसपास आपके यूरेटर्स भी जा रहे हैं। यूरेटर मतलब पेशाब की जो नलियाँ ऊपर किडनी से गुर्दे से जुड़ी होती हैं, वो नलियाँ भी वहीं से जा रही हैं, और अगर उसने उसको भी जकड़ लिया तो क्या होगा,
पेशाब जो बन रही है वो नीचे आके ब्लैडर में नहीं आएगी, बाहर नहीं निकलेगी, तो उसके गुर्दे भी खराब हो सकते हैं। ठीक है। और अगर पीछे पाउच में डिजीज़ है, पाउच ऑफ डगलस में, जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टम के आगे वाली जो स्पेस है, वहाँ पर अगर बीमारी है और वो रेक्टम के अंदर चली गई तो उसको लैट्रिन करने में दिक्कत है और स्टूल पास करने में प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे लोग आप देखिए जिनको इस तरह की दिक्कत होती है तो उनकी तो पूरी दिनचर्या ही ख़राब हो जाती है, उनकी ज़िंदगी ही बिल्कुल बहुत ही संशय में आ जाती है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर सिम्टम्स हैं तो आप आके ज़रूर दिखाएं अपने आप को, और समय पे अगर इनका मतलब जांचें हो जाएं और इलाज हो जाए तो हम इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। इसको अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, कुछ ट्यूमर हुआ, काट के निकाल दिया, बीमारी ख़त्म। लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि अगर उतना पोर्शन निकल गया तो भी 50% चांस है कि उसको दोबारा हो सकता है। अच्छा। तो ये इतनी ऐसी बीमारी है, तो इसको लगातार फॉलोअप में भी रहना पड़ता है। और अगर ये जब तक उसको माहवारी आती रहेगी तब तक उसको रिस्क बना रहेगा कि उसको एंडोमेट्रियोसिस फिर से ना हो जाए। तो बीच बीच में उसको दवाई करनी है, इलाज करना है और फॉलोअप में रहना है। और इलाज थोड़ा इसका लंबा होता है, कई बार ऑपरेशन से ठीक होता है, कई बार दवाइयाँ खिलानी पड़ती हैं और वो दवाइयाँ कम से कम 3 से 6 महीने लगातार खिलानी पड़ती हैं। तो ये है इसका पूरा प्रोटोकॉल। और दवाई खाने के बाद भी वो मतलब पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता कि अब हम बिल्कुल ठीक हो गए, उसको फॉलोअप में आते रहना पड़ता है। बातचीत शुरू होने से पहले बात हो रही थी तो मैम आपने बताया इनफर्टिलिटी भी हो सकती है लोगों में, है ना? जी। तो ये भी एक मतलब बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। आपने वो सिचुएशन ही ऐसे बता दी, इतना पेनफुल सिचुएशन बता दी, उससे तो एक बीमारी से पता नहीं कितनी बीमारी। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आज मैम आपने दी है। मेरे ख्याल से हमने लक्षण जान लिए हैं, बचाव के तरीके जान लिए। उपचार ज़रूर बता दें, हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इसके क्या उपचार हैं और किस तरह से इसको अभी तक देखा गया और उपचार किए गए। जैसा कि मैंने बताया, ये आज जो इसका इंसिडेंस है, अगर हम समाज में देखें कि कितने महिलाओं में इस तरह की समस्या हो सकती है, तो ये देखा गया है हर 5वीं से 10वीं महिला इस बीमारी का शिकार है। ओ भाई। तो इसका इतना इंसिडेंस है, तभी हमें ये दिन मनाने की ज़रूरत पड़ी। इस दिन को एज जागरूकता करने के लिए, समाज में जागरूक करने के लिए ये ज़रूरत महसूस हुई कि लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जाए। और जैसे कि आज से करीब 20, 25, 30 साल पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो इसका इंसिडेंस कम था, पर समय के साथ अब इसका इंसिडेंस हमें बढ़ता हुआ लग रहा है। तो जो बीमारी बढ़ रही, जैसे आप देखिए डायबिटीज़ पहले ज़माने में 1 से 2% में रहती थी, अब वो बढ़ के 10 से 15% में हमें डायबिटीज़ मिल रही है। तो ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं। और हो सकता है ये भी लाइफस्टाइल डिजीज़ कुछ हद तक हो। अभी इस पे रिसर्च जितनी भी हुई है उसमें कोई कंक्लूसिव वो चीज़ नहीं आई है कि हम 100% श्योरिटी से कह सकें कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लेकिन इसका कुछ परसेंटेज और एक मतलब रिस्क फैक्टर तो है ही है लाइफस्टाइल का, तो उसको भी हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। हमने बहुत अगड़म शगड़म खा लिया, तमाम तरह से जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो हमारी नियमित दिनचर्या नहीं है, खान पान का भी हमारा नियमित दिनचर्या नहीं है, तो उस पर बहुत सोचने की ज़रूरत है। नियमित अपने आप को नियम के तहत जीवन जीने की कला हमें सीखनी होगी, जो हम पहले जीते थे। जैसे अब देखिए जो ये साल है हमारा मिलेट वर्ष, हमारी माननीय राज्यपाल महोदय जी ने अनाउंस किया है। तो मिलेट्स आप सोचिए करीब 50 साल पहले वही सब खाते थे। ये मोटा अनाज जिसको बोलते हैं। तो तब देखिए लोगों के हेल्थ फिट रहते थे, लोग इतने मोटे नहीं होते थे, एक्टिव रहते थे और बीमारियां कम रहती थीं। पर आजकल देखिए तरह तरह की नई बीमारियां शुरू हुई हैं और तरह तरह के उनके कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो रहे हैं। तो इसको बहुत ही अपने आप को संयमित रखने की ज़रूरत है, खान पान में बदलाव, और जब भी कोई दिक्कत हो तो उसका उचित इलाज समय पे हो जाए तो बेहतर होगा। यही एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए
ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब सिम्टम्स जाने और इसका कहाँ इलाज होता है। इसका इलाज किसी झोला छाप डॉक्टर से ना कराएं, किसी झाड़ फूंक वाले के पास ना जाएं, किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल में ना जाएं। जहाँ पहली बार इसको दिखाना है, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या आप टर्शरी केयर सेंटर जैसे KGMC यहाँ पर आके अपना इलाज कराएं। और अगर मान लीजिए इसके 2 मोडेलिटीज़ हैं, एक तो गोली से दवाई खाने से इलाज होता है और एक सर्जरी से इलाज होता है। तो अगर सर्जरी कराना है तो सर्जरी आप भूल कर भी किसी लो ग्रेड हॉस्पिटल में ना कराएं, ना छोटे मोटे सेंटर पे आप ना कराएं, बड़े सेंटर में कराएं जहां एक्सपर्ट डॉक्टर आपके पास हो। क्योंकि अगर पहली बार आपका ये ऑपरेशन सही से हुआ तो चांसेस हैं कि रिकरेंस कम होगा, मतलब दोबारा होने के चांस कम रहेंगे। और अगर मान लीजिए कहीं ऐसी जगह आपने कर दिया कि उसने खाली मान लीजिए वो ब्लड का अंदर सिस्ट बना हुआ है, उसने खाली एस्पिरेट करके ऐसे ही छोड़ दिया, बाकी और कुछ नहीं किया, अंदर कुछ नहीं देखा, तो वो बीमारी वहीं के वहीं है और वो तेज़ी से बढ़ेगी। तो वो मतलब इट इज़ बैड रादर देन डूइंग गुड फॉर द पेशेंट। तो वो मरीज के लिए बुरा हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप सर्जरी का सोच रहे हैं तो सर्जरी किसी अच्छे प्रशिक्षित डॉक्टर से ही कराएं और कोशिश करें टर्शरी सेंटर में कराएं। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं, जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल से आप तक पहुंची होंगी वो बातें, और बहुत 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 ज़्यादा अहम और ज़रूरी मुद्दे पर आज बात भी हुई है। और 1 मार्च भूलना नहीं है। जिस तरीके से हम लोग 1 दिसंबर नहीं बोलते हैं, एड्स दिवस, एड्स के बारे में हमने बहुत जागरूकता फैला रखी है। कोविड को बहुत पूरी तरीके से हमने याद कर लिया है कि मास्क हमें पहनना है तभी बच पाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसको भी याद करें, क्योंकि महिलाएं जननी है, माँ है तो दुनिया है ना जी। तो उनकी हम रेस्पेक्ट भी करते हैं, उनके बिना हम अधूरे हैं। तो अपनी वाइफ, अपनी बहन, बेटी, सब की तकलीफ़ को भी समझिए, उनको समझने की कोशिश करिए, उनसे बातचीत करिए। और जब वो आपसे खुल करके बातचीत कर पाएंगे तो अपनी हर बात आपसे कह भी पाएंगे और समस्या का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ तक आए, इतने इंपॉर्टेंट टॉक आपने शेयर किए। मेरे ख्याल से हर बात में आपके मैसेज था, फिर भी जाते जाते आपसे कहेंगे कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी, जाते जाते तो हम यही कहना चाहेंगे कि सिर्फ जाते नहीं, आपको फिर से आना है, जाते और आते फिलहाल के लिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टॉपिक को क्लोज करते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस एक गंभीर समस्या है और इसके लक्षण जो हमने बताए कि अगर पेट में दर्द रह रहा है, लगातार ज़्यादा दर्द हो रहा है, पीरियड्स में गड़बड़ी हो रही है, कोई पेट के अंदर अल्ट्रासाउंड पे गांठ वगैरह आई हुई है, तो उसको किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से ही मिले, गायनेकोलॉजिस्ट से मिले और उन्हीं से उचित इलाज कराएं। और अपनी किसी भी समस्या को छुपाएं नहीं। सबसे ज़रूरी बात है अपने परिवार में खुलकर बताएं और सही समय पर अस्पताल में पहुंचें ताकि आपका इलाज उचित हो पाए। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच मैम। फिर भी अगर लिसनर्स आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं, जो हमारे श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, अगर आपके कुछ सवाल रह जाते हैं तो एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपने नाम के साथ अपनी समस्या लेकर के भेजें। आप तक हम उपचार समाधान ज़रूर पहुंचाएंगे। नंबर नोट कर लें, 8887019138 8887019138। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सिंपल मैसेज भी कर सकते हैं अपने नाम के साथ आपकी समस्या। और साथ में हमें सुनते रहने के लिए, आपके हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी जानने के लिए डाउनलोड करिए हमारा ऐप प्ले स्टोर पर जा करके, KGMU गूंज। साथ में 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर लखनऊ में भी आप हमें सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU